बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो सबसे पहले है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स है जो बेंड करती है नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को इनटू सर्कुलर पाथ, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको यूज करते हैं, F = ma। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो इसके साथ हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? हमारे पास ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये किसकी इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। नेक्स्ट है, इसको हम एंगुलर फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो v=r ω। तो इस v की जगह पे जब हम r ओमेगा रखेंगे तो क्योंकि ये v² है तो ये आ जाएगा r²ω²। तो ये जो r है इस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा r ω²। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ओमेगा किसके इक्वल होता है? ω = 2πf। अब ओमेगा की जगह पे जब हम 2πf रखेंगे तो क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2πf का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर लेंगे तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, f का स्क्वायर लेंगे तो f स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1/t। तो f की जगह पे रखते हैं तो ये आ जाएगा 1/t²। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने के डिफरेंट रिलेशन आ गए हैं। यानी अगर v और r गिवन हो और हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे, इस रिलेशन की मदद से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी और रेडियस गिवन हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इस रिलेशन की मदद से फाइंड कर लेंगे। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका रेडियस और टाइम पीरियड गिवन हो तो फिर हम इस रिलेशन को यूज करते हुए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इसकी सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास ये डिफरेंट रिलेशन आ जाएंगे। इस AC की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे v²/r तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी mv²/r। और अगर हम क्या कर देंगे, इस एक्सेलरेशन की इस फॉर्म में एंगुलर फॉर्म पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा mr ω²। यानी उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं इस ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी m4π²fr²। तो नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं f की वैल्यू रख देंगे तो f की जगह पे 1/t²। तो जिस तरह हमारे पास डिफरेंट फॉर्म बन रही थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट फॉर्म आ जाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। यानी अगर v और रेडियस गिवन होगा तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने के लिए। अगर एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस गिवन होगा तो फिर हम इस फार्मूले की मदद से सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर लेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी और रेडियस बताया होगी, जिस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसकी मदद से फाइंड करेंगे। और अगर टाइम पीरियड और रेडियस होगा तो फिर इस रिलेशन की मदद से हम क्या कर लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करेंगे। तो बेटा ये डिफरेंट रिलेशन MCQ के लिए बहुत अहम है। अब क्या होगा, वो डिफरेंट वैल्यू बता के पूछ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को फाइंड करें। नेक्स्ट इसी के रेलेवेंट हम एक MCQ करते हैं ताकि हमारा जो आइडिया वो मजीद क्लियर हो जाए। तो ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास कितनी है 1 kg, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है r और वो क्या है 5 मीटर। एंड टाइम पीरियड इज, और उसका टाइम पीरियड बता दिया हुआ है 3.14 सेकंड। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास मास है, उसके बाद नेक्स्ट है रेडियस है, और थर्ड क्या है टाइम पीरियड। अगर मास रेडियस और टाइम पीरियड हो, यानी ये मास है, ये रेडियस है, ये टाइम पीरियड है, इसके लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे। अब अगर इस रिलेशन में हम देखें तो मास जो है ये कितनी है, इसमें 1, उसके बाद क्या आ जाएगा इनटू 4 पाई²। तो पाई किसके इक्वल होता है 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा।
इंटू आर हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा टी क्या है 3.14 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 5। इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 20 न्यूटन। ये बेटा ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा जीरो होगा। क्यों? इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या आ जाएगा 90, तो cos 90 किसके इक्वल होता है 0, तो वर्क क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है डिफरेंट एग्जांपल। अब जमीन जो है वो क्या कर रही है, सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, तो जमीन और सूरज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये कौन सी फोर्स प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे भी एमसीक्यू आ सकता है, विच फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो उस लम्हे कौन सी जो फोर्स है वो प्रोवाइड करती है ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस लम्हे जो कूलम्ब फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर एक कार जो है, एक हमारे पास लेवल रोड है, उसमें सर्कुलर पाथ में टर्न लेती है, तो उस कंडीशन में कौन सी ऐसी फोर्स होगी जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो उस वक्त गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट अगर हमने क्या किया हुआ है, एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो ये इसके रेलेवेंट भी डिफरेंट एमसीक्यू आ सकते हैं। कंडीशन बता दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताएं इसमें कौन सी फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड, तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है। बात बात इसमें एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। अब क्या होगा, ये हमने वो गाड़ी ली थी, अब अगर तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती तो क्या होना था कि जो डाउनवर्ड उसका वेट एक्ट करना था और अपवर्ड जो है वो उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एक्ट करनी थी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, जो वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसने क्या करना है, इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये और डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और जो वेट है ये डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक ये हमारे पास कंपोनेंट होगा, इसको हम नाम दे देंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये आर cos आ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा आर साइन थीटा। अब नेक्स्ट देखें, ये जो आर cos थीटा है ये एम जी के बिल्कुल अपोजिट है, लिहाजा ये इस सिमत में कोई मोशन नहीं हो रही, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। एम आर cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा एम जी के। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आर साइन थीटा है ये प्रोवाइड करेगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आर साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पे एमसीक्यू बहुत अहम है कि ये पूछ लिया जाता है कि बताएं कौन सा कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसमें ऑप्शन ए होगा आर cos थीटा, एम जी, आर साइन थीटा, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आर साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट एक और एमसीक्यू आ जाता है कि एंगल पूछ लिया जाता है, बता दिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि बताएं कौन सी ऐसी मैक्सिमम स्पीड होगी जब गाड़ी एक सर्कुलर पाथ में टर्न ले तो उसके लिए जो स्पीड है वो सेफ हो। उसके लिए एंगल बता दिया जाएगा, जी बता दिया जाएगा, आर बता दिया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से जो सेफ स्पीड है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हमारे पास है डिफरेंट कंडीशन, इसमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इन डिफरेंट मोशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि अगर हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन हो और ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये यूनिफॉर्म हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी है और यूनिफॉर्म है तो इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ये जीरो होगा, और यहाँ पे क्योंकि बॉडी टर्न नहीं ले रही लिहाजा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा जीरो होगा, और नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा
जीरो आ जाएगा। तो इसके रेलेवेंट भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो पूछ लिया जा सकता है कि बताएं उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो आ जाएगी। इसी तरह पूछ लिया जा सकता है कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह ये आ सकता है उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर एक एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन हो, यानी एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी मूव कर रही है, वो क्या है, एक्सेलरेटेड है, तो बताएं उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सिर्फ हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट का होगा जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। तो क्योंकि ये ट्रांसलेटरी है तो लिहाजा इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे टेंजेंशियल जो हमारे पास हम ले रहे हैं तो वो हर लम्हे उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो सकता है, तो ये जीरो नहीं होगा। तो नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और मोशन उसकी क्या है, यूनिफॉर्म, तो लिहाजा इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। लास्ट में है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो रही है। तो अब ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस कंडीशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी जीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, और नेट एक्सेलरेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे, ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर रूट, तो ये हमें बताएगा उसका नेट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है इसका लास्ट हिस्सा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमारे पास ऐसा ऑर्बिट है जिसमें जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, अपना एक कंप्लीट रोटेशन या तो 1 डे में कंप्लीट करेगा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 24 आवर में करेगा। क्यों, जमीन के लिहाज से इसमें स्टेशनरी रहना है, तो जमीन अपने एक्सिस के गिर्द अपना एक पूरा चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है, 1 डे या 24 आवर में। तो ये सैटेलाइट भी कितनी देर में कंप्लीट करेगा, 1 डे या 24 आवर में। उसके बाद नेक्स्ट इसको एक और नाम दिया जाता है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। क्यों, इसकी मोशन जो है वो जमीन के लिहाज से सिंक्रोनाइज कर रही होती है, या ये जमीन के लिहाज से क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन, तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है। तो इसको यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए, यानी जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें इसको यूज करते हैं। नेविगेशन, जो हमारे पास जैसे कोई एरोप्लेन आ रहा है, वैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी नेविगेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। जो वेदर ऑब्जर्वेशन है, मौसम में जो चेंजेस आ रही हैं उसको फाइंड करने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। मिलिट्री यूजेस, आर्मी के डिफरेंट यूजेस के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर कोई सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे v = gm/r। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है, और ये r क्या होगी, उसकी हाइट होगी जमीन के सेंटर से लेकर जिस ऑर्बिट तक है। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इन 1 डे। एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द जो उसकी एवरेज स्पीड होगी उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे s = v/t। तो क्योंकि कंप्लीट रोटेशन के लिए ले रहे हैं तो कंप्लीट रोटेशन के लिए जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू 2πr, और कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम हम लेते हैं वो टाइम पीरियड होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का gmt² over 4π² 1/3। अब यहाँ पे जो g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है मास ऑफ अर्थ, तो ये होगी 6 × 10⁻24 kg। टाइम क्या है, तो ये 1 डे होगा, ये 24 आवर आ जाएगा। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 24 आवर को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 24 × 60 × 60, तो ये सेकंड में आ जाएगा। 4π ये दोनों कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करके हल किया गया तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस आ गया था इसकी वैल्यू आई थी 4.23 10⁻⁴ किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर ऑफ अर्थ से है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेटर। क्यों, हम इक्वेटर के अक्रॉस क्यों फाइंड करेंगे, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम देखें तो ये पोल में से पास कर रहा हूँ। अब जब पोल यानी ये हमारे पास पोल है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो साइड होगी इसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं। अब जो सैटेलाइट हमने रखना है, क्यों ये जमीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, हम चाहते हैं कि जो इक्वेटर के क्लास है वो सैटेलाइट को रखा जाए। उसका फायदा क्या, उसका इफेक्ट क्या होता है, जब ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी ये इसके गिर्द रोटेट करेगा। जितनी देर में ये पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी ये क्या करेगा, इसके गिर्द एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा। लिहाजा अगर हम जमीन की सरफेस से ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, आर जो है ये सेंटर से दैट इज इक्वल टू रेडियस प्लस हाइट। तो यहाँ से अगर हम हाइट फाइंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगी, इस आर में से हम कैपिटल आर को माइनस कर देंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारे पास है 4.23 10 टू रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। इससे हम जो ज़मीन का रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू रेज़ टू पावर 6 मीटर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 36,000 किलोमीटर। यानी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा उसकी इक्वेटर से हाइट कितनी होगी, 36,000 किलोमीटर। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है।